हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का 56/56 सीरीज में हार्दिक स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही थी अपनी, जिसमें अपन ने 4 चैप्टर कंप्लीट किए। डी व एफ ब्लॉक जो कंपाउंड है, डी और एफ ब्लॉक तत्व जो है वहां तक कंप्लीट कर लिया था। अगला और 5th नंबर चैप्टर है अपना उप सहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें देखो पहले देख लेते हैं कौन से पर्सन आते हैं यहाँ। वस्तुनिष्ठ की बात करें तो 2 आते हैं यहाँ पर। ठीक है, वस्तुनिष्ठ कितने आते हैं? 2। रिक्त स्थान 1 आता है, अति लघुत्तरात्मक 2 आते हैं और लघुत्तरात्मक 1 आता है। ठीक है, देखो वस्तुनिष्ठ इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 5 सिलेक्ट किए हैं यहाँ पर। देखो पहला है EDTA 4 माइनस की समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर CN जो है वो कितना है। EDTA जो कॉम्प्लेक्स है इसके लिए समन्वय संख्या कितनी होती है। ठीक है, EDTA कॉम्प्लेक्स के लिए सिंपल सी बात है, जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से प्रतिचुंबकीय संकुल आयन कौन सा है। देखो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय का सीधा सीधा मतलब जो है वो ये है, अनुचुंबकीय जो होगा कोई भी यौगिक वो ही होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो उसका नेचर क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। देखो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है अपने को, ये दुर्बल लिगेंड है तो यहाँ कोई कहने का मतलब कोई भी वो नहीं होगी, मतलब पेयरिंग नहीं होगी, युग्मन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पर भी दुर्बल लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। यहाँ पर देखो प्रबल लिगेंड होने के कारण यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बचेंगे? 0। और यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये भी क्या है कि दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड होता है तो युग्मन नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यहाँ भी ये भी क्या है कि दुर्बल लिगेंड है और ये भी क्या है कि दुर्बल लिगेंड है, तो यहाँ पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, और यहाँ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। और देखो तो आप देखो यहाँ पर निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +2 में 3D8 4s0। ठीक है, तो 3D8 की बात करें तो ये 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी दुर्बल लिगेंड है तो यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो वही निकल +2 की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर प्रबल लिगेंड होने के कारण क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब ये साइनाइड प्रबल लिगेंड होने के कारण इनका क्या कर देगा? युग्मन कर देगा। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बचेंगे? 0 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें तो कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? कोबाल्ट जो है वो प्लस सॉरी इसमें देखना आप लोग, हाँ इसमें कोबाल्ट +4 ऑक्सीडेशन +3 में, इसको 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, कोबाल्ट जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोबाल्ट में कितने क्या होता है? 3D7 4s2 होता है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो। यहाँ से तो निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी निकाल दो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बचेंगे। 3D5 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है तो कोई युग्मन नहीं करेगा। यहाँ पर देखो कोबाल्ट कौन सी फॉर्म में है? +2 फॉर्म में है, तो कोबाल्ट +2 में होगा तो 3D7। ठीक है, 3D7 में भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे ही। 3D7 को आप जब फिल करते हो ऑर्बिटल में तो 3D7 1 2 3 4 5 6 7, तो दुर्बल लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, यहाँ पर 5 बच गए, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2। तो जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है उन यौगिकों की, उन संकुल आयन की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा किलेट लिगेंड? सिंपल सी बात है, किलेट लिगेंड वो होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक डोनर एटम हैं और वो क्या बना लेते हैं? एक रिंग बना लेते हैं, किलेट रिंग। तो ऑक्जेलेटो जो है वो एक क्या है? किलेट लिगेंड होता है। ठीक है, अगला देखो कॉम्प्लेक्स CuNH3 का होल 5 और Br बाहर SO4 है। बस इतना ही चेंज हुआ है कि SO4 अंदर आ गया, Br बाहर आ गया। तो इनमें कौन सी समावयता? देखो आयनन समावयता बोलते हैं इसको, जिसमें क्या होता है बाहर वाला जो आयन है वो अंदर वाले आयन से अगर एक्सचेंज हो रहा है तो वो जो समावयता है वो क्या कहलाती है? आयनन समावयता
कहलाती है। ठीक है, आगे चलो, आपसे पूछा गया FeCO5 का IUPAC नेम क्या है। जो आयरन है और कार्बोनिल लिगेंड है इसके साथ 5, उनका आपको क्या बताना है, IUPAC नाम बताना है। पहला आयरन पेंटा कार्बोनिल नहीं, देखो पहले लिखा जाता है अपने किसका नाम, जो आपका लिगेंड है इसका नाम लिखा जाता है ऐसे केस में, और बाद में किसका नाम लिखा जाता है, आयरन जो धातु है उसका, और लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्योंकि CO कार्बोनिल जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, इसलिए आयरन का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका आईपीएच नेम क्या हो जाएगा, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 अपने पास क्या थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें से उपसहसंयोजक यौगिकों में से कितने आएंगे, 2 आएंगे, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, अगला है अपना रिक्त स्थान। रिक्त स्थान यहां से 1 आएगा। ठीक है, रिक्त स्थान कितने आएंगे, 1 ही आएगा, तो वो भी देख लेते हैं। अगला है अपना रिक्त स्थान पूर्ति। रिक्त स्थान पूर्ति, ठीक है, इसमें देखते हैं, देख लेते हैं पहले तो फटाफट। NiCN4 2 माइनस संकुल की ज्यामिति, संकुल की ज्यामिति है, कैसी ज्यामिति है। ठीक है, सेकंड है आपके पास SCN एक लिगेंड है, कैसा लिगेंड है आपको बताना है। ठीक है, थर्ड है आपके पास K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अगला और फोर्थ है आपके पास वह लिगेंड जो दो भिन्न परमाणुओं द्वारा धातु से जुड़ सकता है, धातु से जुड़ सकता है, उसे कौन सा लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अगला है 5th नंबर है अपना K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस डो 24H2O एक लवण है, कैसा लवण है, और वह जल में घोलने पर आयन देता है, कितने आयन देता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये अपने क्या है, रिक्त स्थान पूर्ति वाले हैं। देखो, जैसा कि पहला प्रश्न है अपना NiCN4 2 माइनस संकुल की ज्यामिति बतानी है आपको। देखो, ज्यामिति बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा निकल का। ठीक है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से निकालते हैं तो कितना आता है, +2 आता है। ठीक है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3D at 4s0। ठीक है, तो इनको फिल करेंगे तो इस प्रकार से फिल हो जाएंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो निकल के साथ जुड़ा हुआ है साइनाइड लिगेंड। साइनाइड लिगेंड एक क्या है, पर्पल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देगा, वो पेयर्ड कर देगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, और S जो है वो भी वेकेंट है। ठीक है, आगे जो P है वो भी क्या है, वेकेंट है। ठीक है, अब देखो निकल के साथ क्या जुड़े हुए हैं, 4 आपके क्या जुड़े, साइनाइड आयन जुड़े हुए। ठीक है, तो साइनाइड आयन जो है वो इसके साथ जुड़ेंगे, तो एक साइनाइड आयन यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ और एक
यहाँ, ठीक है, एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ और एक साइनाइड यहाँ, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल हैं ये कौन से हो गए, एक तो डी हो गया, एक एस हो गया और दो क्या हो गए, पी हो गए। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया इसमें, जिसमें ज्यामिति क्या होती है, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हो इसमें हाइब्रिडाइजेशन। आपको पहले तो सेंट्रल मेटल देखना, उसके बाद आपको लिगेंड देखना है, प्रबल है कि दुर्बल। प्रबल है तो जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, उनको भी क्या कर देना है, पेयरिंग कर देनी है, उनकी भी युग्मन कर देना है। उसके बाद आप देखो कि कितने लिगेंड उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उतने ऑर्बिटल काम में ले लो, डी एस और दो पी, आगे वाले पी, ठीक है। तो ये DsP2 और जिसमें ज्यामिति क्या हो गई, वर्गाकार समतलीय। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर्गाकार समतलीय, समतलीय, ठीक है। और एक चीज देखना आप, अगर यहाँ पर निकल के साथ क्या होता है, एक दुर्बल लिगेंड होता, कोई भी दुर्बल लिगेंड होता, तो ये पेयरिंग नहीं होती, फिर क्या हो जाता, ऐसा का ऐसा रह जाता, और फिर आपका डी भाग नहीं लेता इसमें, फिर क्या होता, एक तो एस और तीनों पी भाग लेते और फिर संकरण क्या हो जाता, sp3 संकरण हो जाता और ज्यामिति क्या हो जाती, चतुष्फलकीय हो जाती। ये ध्यान रखना, अगर दुर्बल लिगेंड होता तो पेयरिंग नहीं होती, एज इट इज जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैसे के वैसे रहते, और फिर वो डी वाला ऑर्बिटल, अंदर वाला डी ऑर्बिटल भाग नहीं लेता, फिर ये एस और तीनों पी भाग लेते और sp3 संकरण बनाते और फिर ज्यामिति क्या आ जाती है आपकी, चतुष्फलकीय आ जाती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग इस प्रकार से। तो यहाँ पर तो प्रबल लिगेंड है तो यहाँ तो पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से। अगला है आपके पास HCN, एक लिगेंड है, थायोसाइनेट जो है ये कैसा लिगेंड है, एक उभय दंतुक लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, उभय दंतुक लिगेंड है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप। इसमें नाइट्रोजन भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है और सल्फर भी क्या कर सकता है, डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक ही एटम डोनर एटम की तरह काम करेगा, एक साथ दोनों काम नहीं करेंगे। अगर एक साथ दोनों एटम डोनर की तरह काम करेंगे तो फिर तो द्विदंतुक हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे लिगेंड जिनमें क्या हो, दो भिन्न परमाणु एक ही धातु के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उभय दंतुक कहलाता है, ठीक है। लेकिन एक टाइम में एक ही एटम जुड़ेगा। अगला है K4IPCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था, सिंपल सा है। K4 जो पोटेशियम है उसके +1 चार्ज होता है तो कितना हो गया, +4, उसमें x किसका मान लेते हैं, x -6, इनका -6 मान लेते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। एक साइड पे -1 होता है तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 6 - 4 कितना आ गया, +2। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2। वह लिगेंड जो दो भिन्न परमाणुओं द्वारा धातु से जुड़ सकता है उसे अभी बताया मैंने क्या बोलते हैं, उभय दंतुक लिगेंड बोलते हैं। K2SO4 Al2SO4 3 24H2O पोटास एलम या फिटकरी जिसको आप बोलते हो, ये क्या होता है, एक द्विक लवण है, ठीक है। ये दो लवणों से मिलकर बना है तो ये क्या कहलाएगा, द्विक लवण। वह जल में घोलने पर यह कितने आयन देता है, 8 आयन देता है, ठीक है। कितने आयन देता है, 8 आयन। दो पोटेशियम हो गए, एक सल्फेट हो, 4 सल्फेट हो गए और दो क्या हो गए, एल्यूमिनियम हो गए। टोटल कितने आयन देगा ये, 8 आयन देगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, द्विक लवण है, कोई संकुल नहीं है। अगर ये संकुल होता तो सिर्फ इसका जो आयनन भाग है वो वाला ही क्या होता, वियोजित होता, अंदर जो संकुल कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो वियोजित नहीं होता। लेकिन ये द्विक लवण है तो ये इजीली क्या हो जाता है, अपने आयनों का परीक्षण दे देता है, सारे आयन क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। ये अपने रिक्त स्थान थे। अगला है लघुत्रात्मक, देखो रिक्त स्थान भी एक ही आएगा, लघुत्रात्मक की बात करें तो दो आएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। अति लघुत्रात्मक, सॉरी, अति लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न करते हैं। पहला है आपके पास K3Al C2O4 का होल थ्राइस
का आईपीएसी नेम बताना है आपको। आईपीएसी नेम क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये बाहर जो नाम लिखा हुआ है पोटेशियम, और फिर किसका नाम, लिगेंड का नाम ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी, 3 आएगी, ठीक है। तो थर्ड आ जाएगा। देखो ध्यान रखना आप लोग, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालने के लिए पोटेशियम पे कितना है +3 है तो +3 हो गया, प्लस एल्यूमिनियम के x मान लो, और यहाँ पर देखो एक ऑक्जेलेट पे कितना था -2, तो 2 पे कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो कितना आ गया x इक्वल टू 6 - 3, कितना आ गया +3। तो एल्यूमिनियम जो है वो किस में आ जाएगा, थर्ड स्टेट में। और ऊपर चार्ज क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए जो धातु है उसके नाम के आगे क्या लगा दोगे, 8 लगा दोगे, ठीक है। पोटेशियम से इसको डिवाइड करेंगे तो पोटेशियम तो पॉजिटिव आयन है और कॉम्प्लेक्स है, उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसलिए एल्यूमिनियम के नाम में एल्यूमिनेट 8 जुड़ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका नाम था आईपीएसी नेम। अगला है आपके पास सेकंड, संकुल, COEN का होल थ्राइस, एक तो ये वाला कॉम्प्लेक्स दे रखा है, एक दे रखा है क्रोमियम CN6 में कौन सी समावयवता है, कौन सी समावयवता है आपको बताना है इन दोनों में। इस प्रकार से जब दोनों कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं तो उस केस में हमेशा अपन ये मानते हैं कौन सी संयोजक, सॉरी समावयवता होती है उपसह संयोजक, उपसह संयोजक समावयवता, ठीक है। अगला है थर्ड नंबर, इसमें दो कोबाल्ट के मध्य COCO बंध युक्त धातु कार्बोनिल का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो दो कोबाल्ट हैं और उनमें क्या प्रेजेंट है, CO, कार्बोनिल वाला कार्बोनिल बॉन्ड है, तो इसका एग्जांपल है CO2 CO8, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। फोर्थ नंबर है अपना क्वेश्चन, डेल O क्या होती है, डेल O क्या होती है। डेल O जो O है वो बताता है ऑक्टाहेड्रल को, ठीक है, सिंपल सा है। ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में T2Z व EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल O कहते हैं, ठीक है। अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में तो T2J EG कक्षकों की मध्य ऊर्जा अंतराल को क्या बोलते हैं, डेल O, और चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में क्या बोल देते हैं, इसको डेल T इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये अपने अतिलघुत्रात्मक के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगला और फिफ्थ नंबर जो है वो है अपने पास फिफ्थ नंबर
है अपना D4 विन्यास वाले, D4 विन्यास वाले धातु आयन युक्त संकुल में दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में इसका विन्यास क्या होगा, उपस्थिति में इसका विन्यास क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा है। D4 विन्यास है और दुर्बल लिगेंड अगर प्रेजेंट हो तो इसका विन्यास क्या होगा, सिंपल सा है। देखो T2Z 3 होते हैं तो 3 आ जाएंगे और फिर कहाँ आ जाएगा Eg में 1। ठीक है, D4 विन्यास वाले में T2Z, एक तो T2Z है और एक Eg ऑर्बिटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ और यहाँ, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर वीक लिगेंड है और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, और वीक लिगेंड की प्रेजेंस में एक अगला फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा, Eg में जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, यहाँ पर ऐसे होता पर्बल लिगेंड, तो इस प्रकार से आता, फिर आता आपके पास T2Z4 Eg 0 आ जाता। ठीक है, ये सिंपल सा है भी। दुर्बल लिगेंड का पूछा अपने को तो दुर्बल में तो ये आ जाएगा T2Z3 और Eg1। ठीक है, ये T2Z है, ये 3 आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और Eg में एक इलेक्ट्रॉन और Eg1 सॉरी 1। ठीक है, ये आ जाएगा D4 विन्यास में। ये अति लघुत्रात्मक भी अपने कंप्लीट हुए। आगे देखते हैं अपन लघुत्रात्मक। आगे है अपने पास लघुत्रात्मक। इसमें पहला है FeCN6 4 माइनस व FeH2O6 4 माइनस के तनु विलयनों के रंग भिन्न होते हैं। तनु विलयनों के रंग भिन्न होते हैं, क्यों? देखो होता क्या है इसमें, जैसे पहले बात करें FeCN6 4 माइनस, यहाँ पर मेटल की बात करें तो Fe+2 में है, क्या आ जाएगा 3D6 4S0। ठीक है, और इसमें क्या होगा, D की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 और 4S क्या है 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइनाइड क्या है, एक पर्बल लिगेंड है। ठीक है, क्या है, पर्बल लिगेंड होने के कारण ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। ठीक है, युग्मित हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 1 2 3 6 है ना, तो ये तो 3 में आ जाएंगे सारे और 4S 0। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। ठीक है, लेकिन जब आप बात करोगे FeH2O6 4 माइनस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही, इधर भी, इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा अपना, सॉरी 4 माइनस नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस, क्योंकि H2 तो उदासीन लिगेंड है तो इससे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, Aren+2 आ जाएगा। यहाँ भी सेम ही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6 4S 0, तो वही बात 3D6 4S 0 1 2 3 4
5 और 6 और 4s 0, ठीक है। ये 3d6 है, ये 4s 0, ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे इसकी H2O एक्वा जो है क्या है, एक दुर्बल लिगेंड है, ठीक है। कैसा है, दुर्बल लिगेंड है, तो यहाँ पर युग्मन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एज इट इज बच जाएंगे अपने पास, ठीक है। कैसे, 1 2 3 4 और 5 और 6, यहाँ पर युग्मन नहीं होगा तो एज इट इज बच गए। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या बच गए, अयुग्मित बच गए, ठीक है। अब डी में इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं आपके पास, इसका मतलब यहाँ पर तो देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है आपके पास, तो कोई डी संक्रमण नहीं होगा, डी संक्रमण नहीं होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर डी संक्रमण होता है। डी संक्रमण होने के कारण डी संक्रमण होने के कारण विलयन का रंग परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, एक दुर्बल लिगेंड है, जबकि साइनाइड की बात करें तो एक प्रबल लिगेंड है, इसलिए युग्मन हो जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है, युग्मन हो जाएगा तो सारे के सारे पेयरिंग में हो जाएंगे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था लघुत्तरात्मक का। इसमें आप लिख सकते हो इजीली कि FeCN6 4- में क्या है, साइनाइड पर्पल लिगेंड होने के कारण युग्मन हो जाता है तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, जिसके कारण डी ट्रांजिशन नहीं होता है। जबकि FeH2 6 2+ में क्या होता है, H2 एक दुर्बल लिगेंड होने के कारण यहाँ कोई युग्मन नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचने के कारण डी ट्रांजिशन यहाँ पॉसिबल है, जिसके कारण कलर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि FeCN6 4- और FeH2 6 2+ के तनु विलयनों के रंग क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। लघुत्तरात्मक का पहला, और अगला और सेकंड नंबर है लघुत्तरात्मक का, वो देखते हैं, चलो क्या पूछा है। अगला है सेकंड नंबर, एक दंतुर द्विदंतुर तथा उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, ठीक है। देखो, एक दंतुर द्विदंतुर और उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले है अपना एक दंतुर, ठीक है। एक दंतुर लिगेंड क्या होते हैं, देखो एक दंतुर नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे लिगेंड जिनका एक दाता परमाणु धातु आयन से जुड़ता है एक दंतुर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण जो है वो कौन कौन से आ जाएंगे, बहुत सारे हैं, क्लोरो है, फ्लोरो है, NH3 है, ये सारे क्या है, आदि, ठीक है। ये क्या है, एक दंतुर लिगेंड है। द्विदंतुर की बात करें तो द्विदंतुर में क्या होगा, सिंपल सा है, ऐसे लिगेंड जिनके 2 दाता परमाणु
जिनके दो दाता परमाणु या दो परमाणु धातु आयन से जुड़े हों क्या कहलाते हैं? द्विदंतुर कहलाते हैं। द्विदंतुर कहलाते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो अपन इसमें लिख सकते हैं C2O4 ऑक्जेलेटो जो है, और एक एथिलीन डाइएमीन NH2CH2CH2 NH2 जिसे EN से लिखते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। और अगला है उभयदंतुर लिगेंड। इसमें क्या होता है? ऐसे लिगेंड जो दो भिन्न परमाणुओं की सहायता से धातु आयन से जुड़ सकते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयदंतुर कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। देखो द्विदंतुर और उभयदंतुर में क्या अंतर है? इसमें तो क्या होता है, दोनों जो परमाणु होंगे किसी भी लिगेंड के, वो एक साथ जुड़ेंगे। लेकिन उभयदंतुर में क्या होगा? उभयदंतुर में एक बार में सिर्फ एक ही परमाणु जो है वो जुड़ेगा, ठीक है। वो क्या करेगा? उसके पास दो परमाणु हैं जुड़ने के लिए, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक ही परमाणु जो है वो दाता परमाणु की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। इसका उदाहरण देखें तो क्या आ जाएगा? HCN थायोसाइनेटो जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और आगे अपन देखते हैं, इसमें HCN और साइनाइड लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। एक दंतुर क्या होता है? ऐसे लिगेंड जिनका एक दाता परमाणु धातु आयन से जुड़ा हुआ हो, जैसे जितने भी हैलोजन है वो आ जाएंगे, अमोनिया है ये आ जाएगा, ठीक है। आगे है द्विदंतुर, जिसमें दो परमाणु किससे जुड़े हुए हो? धातु आयन से जुड़े हुए हो, वो लिगेंड क्या कहलाते हैं? द्विदंतुर कहलाते हैं। उभयदंतुर क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनके दो भिन्न परमाणु धातु आयन से जुड़ सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? उभयदंतुर कहलाते हैं, ठीक है। अगला और थर्ड नंबर है अपना क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किलेट प्रभाव से आप क्या समझते हैं? किलेट प्रभाव से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है किलेट प्रभाव के बारे में, ठीक है। किलेट प्रभाव पूछा गया आपको। सबसे पहले तो देखो होता क्या है कि कोई भी संकुल हो उसके साथ ऐसा लिगेंड जुड़ा हुआ हो जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो? दाता परमाणु हो। ध्यान से सुना, ऐसा कॉम्प्लेक्स है, एक ऐसा संकुल है आपके पास जिससे ऐसा लिगेंड जुड़ा हुआ है जिसके पास दो या दो से अधिक क्या है? दाता परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं वो लिगेंड उस मेटल के साथ, ठीक है। तो ऐसे मेटल के साथ जो रिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऐसा गुण जो है या फिर ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? किलेशन कहलाती है। और यह प्रभाव जो है वो क्या कहलाता है? किलेट प्रभाव कहलाता है। और देखा जाए तो किलेट प्रभाव के द्वारा या किलेशन के द्वारा किसी संकुल का तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायीकरण जो है वो क्या कहलाता है? किलेट प्रभाव कहलाता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखेंगे इसमें जो क्या दर्शाएगा? किलेट प्रभाव को दर्शाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें लिखेंगे किलेट प्रभाव क्या है? किसी संकुल से यदि ऐसा
सॉरी, किसी संकुल में, किसी संकुल में जब द्विदंतुर, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, द्विदंतुर या बहुदंतुर, बहुदंतुर लिगेंड, लिगेंड एक या अधिक, सॉरी दो, दो या अधिक परमाणुओं की सहायता से, अधिक परमाणुओं की सहायता से धातु परमाणु से, धातु परमाणु से जुड़ा हो, जुड़ा हो तो इसे क्या कहा जाता है, किलेट कहा जाता है, किलेट कहते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को किलेशन कहा जाता है, किलेशन कहा जाता है। और किलेशन द्वारा, किलेशन प्रक्रिया द्वारा, किलेशन प्रक्रिया द्वारा किसी संकुल का, किसी संकुल का अधिक स्थायीकरण, अधिक स्थायीकरण क्या कहलाता है, किलेट प्रभाव कहलाता है, किलेट प्रभाव कहलाता है, ठीक है। उदाहरण, एग्जाम्पल, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपर 2++2 एथिलीन डाइएमिन ले लेते हैं, चलो ये भी एक किलेट लिगेंड है, ठीक है, एथिलीन डाइएमिन, ठीक है। ये बनाएगा कॉपर के साथ NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। इधर NH2 CH2 CH2 NH2, ये कॉपर है और यहाँ पर ये बनाना है, इसको बोलेंगे अपन, नाम लिखेंगे तो बिस एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, एमीन कॉपर सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा कॉपर सेकेंड। और क्या लिखोगे, हाँ ये क्या है, किलेट संकुल है, ठीक है, किलेट संकुल भी लिख देते हैं, किलेट संकुल बन गया एक, जिसका एग्जाम्पल है किलेट प्रभाव। सिंपल सा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है अगर उसमें क्या है कि दो दो दाता परमाणु वाले या उससे ज्यादा दाता परमाणु वाले जो लिगेंड है वो एक या अधिक, सॉरी दो या दो से अधिक अपने दाता परमाणुओं की सहायता से यदि धातु से जुड़ जाते हैं तो इससे क्या बोला जाता है, किलेट बोला जाता है, ठीक है। द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड दो या अधिक परमाणु की सहायता से किससे जुड़ जाए, धातु परमाणु से जुड़ जाए, ठीक है। देखो जैसे ये दाता परमाणु से जुड़ रहा है, दो या दो से अधिक, दो दाता परमाणु से इधर से जुड़ रहा है, दो दाता परमाणु से इधर से जुड़ रहा है, तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं किलेट बनता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, किलेशन बोला जाता है। और किलेशन प्रक्रिया द्वारा किसी संकुल का अधिक स्थायीकरण जो है वो क्या कहलाता है, किलेट प्रभाव कहलाता है, ठीक है। ये अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे बात करें तो फोर्थ नंबर, किलेट प्रभाव सिंपल सा है, इसमें एक एग्जांपल लिख देना आप, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। अगला और फोर्थ नंबर अपना कितने नंबर है, फोर्थ नंबर है, NiCO4
4 NiCO4 तथा NiCN4 2 माइनस की ज्यामिति क्या है, भिन्न भिन्न है, फिर भी इनका चुंबकीय गुण क्या है, चुंबकीय गुण समान है। क्यों? ठीक है, ज्यामिति इनकी अलग अलग है लेकिन फिर भी इनके चुंबकीय गुण क्या है, समान है। देखो होता क्या है, NiCO4 में निकल क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d4s2 हो जाएगा। ठीक है, 3d4s2 1 2 3 4 और 5 6 7 8, इधर क्या है, 2 है। लेकिन जब बात करें CO जो है वो क्या है, एक पर्बल लिगेंड है। ठीक है, पर्बल लिगेंड है, अतः युग्मन होगा, यहाँ पर युग्मन होता है। ठीक है, तो युग्मन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी देखो इधर आ जाएगा 1, ये भी जो भी बचे हुए हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, पेयरिंग में आ जाएंगे, ये तो है ही पेयरिंग में। ठीक है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी मूव करके कहाँ चले जाएंगे, अपने यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, ये आगे जो है, अब यहाँ क्या बच गया, वेकेंट। अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हुए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 0। तो इसलिए इसकी प्रकृति कैसी हो गई, प्रतिचुंबकीय हो गई। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं किसकी, NiCN4 2 माइनस। ठीक है, इसमें जब बात करेंगे अपन किसकी, निकल, तो जो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, 2+ होगी। ठीक है, साइनाइड -4 है तो ये आगे जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगी तो कितना आ गया, +2 आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d8 4s0। ठीक है, 3d8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब साइनाइड जो है वो क्या है, एक पर्बल लिगेंड है। ठीक है, पर्बल लिगेंड है, अतः है युग्मन होगा, यहाँ भी युग्मन होगा। ठीक है, युग्मन होगा तो क्या बन जाएगा, अपने पास आ जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ भी देखा जाए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, 0। तो इसलिए इसकी प्रकृति भी कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या आ जाएगा, एक तो ये आ गया D और एक S और 2 P, क्योंकि साइनाइड कितने आपके पास, 4 है, तो एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड इस ऑर्बिटल में, एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, DsP2। यहाँ बात करें तो यहाँ पर इधर तो कुछ है ही नहीं, तो एक CO यहाँ आ जाएगा, एक CO यहाँ, एक CO यहाँ, एक CO यहाँ, तो टोटल कितना हो गया, 3। तो इसको लिखेंगे, सॉरी 4 हो गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जो चुंबकीय प्रकृति है इनकी वो क्या है, अभी सेम ही है। देखो ये भी क्या है, प्रतिचुंबकीय ही है। ठीक है, और ये भी क्या है, प्रतिचुंबकीय। क्यों, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। ठीक है, और जबकि हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने समझा दिया कैसे कैलकुलेट करते हो आप। पर्पल लिगेंड होता है तो उस केस में आपको क्या करवाना है, पेयरिंग करवानी है। दुर्बल लिगेंड होता है तो कोई पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो पेयरिंग हो जाएगी तो बचे हुए जो भी ऑर्बिटल है उसके अकॉर्डिंग जो भी लिगेंड बचे हुए आपके पास उनको डिस्ट्रीब्यूट करके आप ऑर्बिटल को निकालोगे। और sp3, यहाँ पर sp3 संकरण है तो यहाँ ज्यामिति की बात की जाए तो ज्यामिति क्या हो जाएगी, यहाँ पर चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। ठीक है, और यहाँ बात की जाए DsP2 में तो यहाँ क्या आ जाएगी, वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया है, इसमें आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखो अगला,
और 5th नंबर है इसमें ये कंप्लीट हो गया अपना 4th नंबर लघुत्रात्मक का। और अगला और लास्ट लघुत्रात्मक 5th नंबर। फिफ्थ नंबर आपसे पूछ रहा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुल है आपका TiH2O6 3+ के बैंगनी रंग की व्याख्या कीजिए। की व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। आपके पास संकुल है कौन सा? TiH2O6 है, ठीक है। तो इसमें देखना आप, जैसे बात करें, लिखते हैं अपन TiH2O6 3+, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सेंट्रल एटम है आपका, सेंट्रल मेटल जो है ये है Ti+3 में, क्योंकि H2 एक्वा लिगेंड जो है वो क्या न्यूट्रल उदासीन है, तो जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है वो किस पे आ जाएगा? टाइटेनियम पे। तो यहाँ पर टाइटेनियम की बात करें तो क्या आ जाएगा? 3D14S0, ये इसका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसको फिल करते हैं, ये अपने आप में क्या है? एक अष्टफलकीय संकुल है भी, ठीक है। तो अष्टफलकीय संकुल की बात करें तो T2Z और EG, ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे अपन T2Z और EG लेवल बनाएंगे, ठीक है। ये अपने हैं T2Z और ये अपने हैं EG। ये T2Z कक्षक है और ये EG कक्षक है। इसके पास क्या है? ओनली एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो अभी स्टार्टिंग की बात करें अगर, ठीक है, तो आपका ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? T2Z में रहेगा, ठीक है। जब निम्नतम अवस्था की बात करते हो, निम्नतम अवस्था मीन्स क्या लिख दोगे आप? ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की बात करें तो इस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ही है इसके पास, तो ठीक है, वो कहाँ रहता है? T2Z में रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी ये रहेगा T2Z1 EG0, ठीक है। लेकिन जब आप उत्तेजित अवस्था की बात करोगे या फिर ये कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहाँ चला जाएगा? जब बात कर रहे हो आप T2Z और EG की, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये T2Z है आपके, और ये क्या है? EG ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाएगा? अब EG में चला जाएगा, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? उत्तेजित अवस्था। कौन सी अवस्था है ये? उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था मीन्स इंग्लिश में लिखे तो एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? T2Z0 EG1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, आपको पूछा गया क्रिस्टल क्षेत्र के आधार पर आपको क्या बताना है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका बैंगनी रंग क्यों हो जाता है, ठीक है। देखो, इसमें लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है जनरली कि TiH2O6+3 जो है एक अष्टफलकीय संकुल है, और इसमें संकुल की निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो जो एक इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से ऑर्बिटल निम्नतम अवस्थाओं में? वह इलेक्ट्रॉन T2Z में रहता है। चलो लिख देते हैं इधर थोड़ा सा, TiH2O6 3+ अष्टफलकीय संकुल है,
अष्टफलकीय संकुल है, अष्टफलकीय संकुल है तथा 3D का एक इलेक्ट्रॉन संकुल की निम्नतम अवस्था में, संकुल की निम्नतम अवस्था में, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ, T2Z0EZ1, ठीक है। संकुल की निम्नतम अवस्था में T2Z में रहता है, T2Z में रहता है तथा यह इलेक्ट्रॉन हरे पीले रंग के संगत, हरे पीले रंग के संगत प्रकाश का अवशोषण कर इजी कक्षक में उत्तेजित होकर चला जाता है, उत्तेजित होकर चला जाता है, चला जाता है। इसी कारण TiH2O6 3+ का बैंगनी रंग दिखाई देता है, ठीक है। और मैंने ऊपर समझा दिया पूरा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले तो किस में, ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ये कहाँ रहता है, T2G में रहता है, ठीक है। और जब एक्साइटेड स्टेट की बात की जाएगी तो उस केस में कहाँ रहेगा, ये EZ में चला जाएगा, ठीक है। उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट की बात की जाएगी तो ये कहाँ चला जाएगा, EZ ऑर्बिटल में चला जाएगा। और TiH2O6 जो है वो क्या है कि अष्टफलकीय संकुल होता है, ठीक है। और इसमें जब बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो ऑर्बिटल होते हैं वो किस में डिवाइड होते हैं, T2Z और EZ में डिवाइड होते हैं, ठीक है। T2Z के 3 ऑर्बिटल होते हैं, EZ में 2 ऑर्बिटल होते हैं D वाले, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, वो उत्तेजित होता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से हरे पीले रंग के संगत प्रकाश को क्या करता है, ये अवशोषित करता है, प्रकाश का अवशोषण, ठीक है। और फिर ये कहाँ चला जाता है, EZ में चला जाता है। तो ये अपना चैप्टर 5 कहने का मतलब जो केमिस्ट्री जो है 12th क्लास की उसकी फर्स्ट जो पार्ट है उसका, जिसमें 5 चैप्टर है अपने, कौन कौन सा, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, डी व एब्लॉक और उपसहसंयोजक यौगिक, ये अपने कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी प्रकार से कंटिन्यू पार्ट 2 भी आपको जल्दी ही करवा दिया जाएगा। थैंक यू।